नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मौसम फरवरी का है, लेकिन सियासी गर्मी तो आपको कर्मचारियों के रूप में सड़कों पर देखने को मिल ही रही है। आज शायद ही कोई महकमा हो जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर ना हो, क्या किसान और क्या कर्मचारी। लिहाजा सरकार की संजीदगी भी देखने को मिल रही है। मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, कहीं बात बन रही है तो कहीं बात और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे में एक सवाल जहन में जरूर आ रहा है, वो ये कि आंदोलन है हजार, कैसे निपटेगी सरकार। साल 2014 के चुनाव में केंद्र में जहां बीजेपी ने किसानों से वायदा किया था कि वो सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी, वैसे ही प्रदेश बीजेपी ने भी किसानों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी। 1.25 साल गुजर गया, लेकिन सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण वादे को भूल गई और किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 26 फरवरी, कैथल का हुडा ग्राउंड। ये वो तारीख है जिस तारीख में किसानों ने करो या मरो के नारे के साथ सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है और सरकार को ये चेतावनी दे दी है कि सरकार अब आश्वासनों की लॉलीपॉप से किसानों को ठग नहीं सकती। 2014 के आम चुनाव से पहले जहां केंद्र में बीजेपी ने सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी ने भी किसानों से कुछ ऐसा ही वादा किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ नेता तो जनता के बीच में भी किसानों के मुद्दे को लेकर गए थे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। इतना ही नहीं, उस दौरान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तो कहा था कि ये हैरानी की बात है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिस आधार पर मूल्य निर्धारित करता है, उसमें किसान की लागत का आधार ही शामिल नहीं है। हम सरकार को आगाह करते हैं कि बिना देरी के वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करे। लेकिन सत्ता में आते ही किसानों के मुद्दों को जहां बीजेपी भूल गई, तो वहीं किसानों ने सरकार की बेरुखी का जवाब देने के लिए कमर कस ली। वैसे तो किसानों की मुख्य रूप से 2 मांग हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना और किसानों के कर्ज को माफ कराना। एक मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, दूसरी मांग है किसानों का कर्जा माफ करें। कैथल में आंदोलन है 26 फरवरी को करो या मरो का। आज जो किसान है वो पिछले 20 साल में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्जे के बोझ तले दब के। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने आंकड़ा दिया है कि 96% किसान खेती से गुजारा नहीं कर सकते। आइए नजर डालते हैं किसानों की कुछ और मांगों पर। आने वाले बजट में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि किसानों की फसल पर आने वाली उपज लागत पर 50% का लाभ दिया जाएगा, इसे लागू किया जाए। कृषि को लघु उद्योग का दर्जा मिले, जिससे किसान भी अपनी फसल का मूल्य खुद तय कर सके। तेल, खाद और बीज आदि पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसान के खाते में आनी चाहिए। कृषि मूल्य लागत आयोग बिजली खर्च को किसान की लागत में शामिल नहीं करता, आयोग इसे खर्च में शामिल करे। बिजली को किसानों के लिए मुफ्त किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह ही किसानों की मासिक आय निश्चित करने के लिए आयोग का गठन किया जाए। मुआवजा वितरण प्रक्रिया को सरल किया जाए। जिले के किसानों के लिए आधुनिक मंडी का निर्माण किया जाए। कृषि को कर्ज मुक्त किया जाए। कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखा जाए। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। जैव परिवर्तित फसलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। डीजल, पेट्रोल पर लगाया गया वैट खत्म किया जाए। हरियाणा में कर्ज अदायगी में हुए डिफॉल्टर किसानों के चित्र प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया को बंद किया जाए। हरियाणा में कपास, गन्ना व धान की खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए। जमीन अधिग्रहण की गई जमीन का हरियाणा में उचित मुआवजा मिले। हरियाणा की करनाल सहकारी गन्ना मिल की पेराई क्षमता को बढ़ाया जाए। आवारा पशुओं से खेती को बचाने के इंतजाम करवाए जाएं। फसल बीमा योजना में 1 एकड़ को इकाई माना जाए। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलग से राष्ट्रीय आपदा नीति बनाई जाए। चोरी हुए बिजली के ट्रांसफर निशुल्क बदले जाए।
बहरहाल देखना यह है कि सरकार किसानों के लिए क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कहते हैं कि सियासतदानों का पेट तब तक नहीं भरता जब तक वो किसी गरीब का निवाला हजम नहीं कर लेते। सत्ता में आने से पहले तो सरकारें तमाम तरह के वायदे करती हैं, राजनेता जनता की चौखट पर जाते हैं, कर्मचारियों से तमाम तरह के लोक लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो उन तमाम वायदों को भूल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल प्रदेश के कर्मचारी हैं, जिनसे बीजेपी ने तमाम तरह के वायदे किए, लेकिन आज वही कर्मचारी बीजेपी को खटक रहे हैं। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन किसी ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। याद रहे कि इन दिनों अपनी मांगों को लेकर कई महकमों के कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार पर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कंप्यूटर प्रोफेशनल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिजली निगम, परिवहन, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों, निगमों व शिक्षण संस्थानों से जुड़े कर्मचारी सभी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन तक सौंप चुके हैं। जब प्रदेश को विकास का आंकड़ा देने के लिए सरकार अगर कटौती करना चाहती है, तो कर्मचारी को क्यों सीधा टारगेट बनाया जा रहा है? हमने सीएम साहब के पास अपनी मांगों के बारे में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों के माध्यम से दे चुके हैं, आप भी दे चुके हैं, लेकिन कोई डिमांड नहीं हुई थी। राज्य में कच्चे कर्मचारी हैं, अडोक पर हैं, कोई भी पक्का नहीं किया गया। पंजाब के समान वेतनमान की बात है। हरियाणा का मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों से काफी ज्यादा वेतन ले रहे हैं। हरियाणा का कर्मचारी पंजाब के कर्मचारी से काफी कम वेतन ले रहा है। बताते हैं आपको क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांगे। कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का किया जाए। पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को वेतन और भत्ते मिले। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हो। कैशलेस मेडिकल सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाए। नई परिवहन नीति को रद्द कर रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाएं। बिजली निगम में करोड़ों के घोटालों की निष्पक्ष जांच हो व 46 कर्मचारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। समान काम समान वेतन की नीति लागू हो। पब्लिक हेल्थ कर्मियों को पानी व सीवरेज की सुविधा निःशुल्क मिले। शिक्षकों के एसीपी के मामले जिला स्तर पर निपटे। स्वास्थ्य कर्मियों के पद की योग्यता एवं कार्य अनुसार टेक्निकल कर्मचारी घोषित किए जाएं। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस मिले। आबकारी एवं कराधान विभाग में समय समय पर पदोन्नति हो। शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को ग्रेड सिविल सचिवालय की तर्ज पर मिले। सभी विभागों में स्थानांतरण की नीति बनाई जाए। लिपिक वर्ग की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति हो। भर्तियों पर रोक हटाते हुए सभी रिक्त पदों को भरा जाए। जोखिम पर काम करने वाले कर्मियों की रिस्क कवर राशि में बढ़ोतरी हो। आंगनवाड़ी व मिड डे मील कार्यकर्ताओं को कर्मचारी का दर्जा मिले। तकनीकी कर्मियों को पद का वेतनमान दिया जाए। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कंप्यूटर प्रोफेशनल को क्लर्क का पद मिले। सरकारी विभागों व निगमों से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए। ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग नीति पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। कर्मचारियों ने सरकार पर कई तरीके से दबाव भी डाला और अपनी 23 सूत्रीय मांगे भी सरकार के सामने रखी। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों के हक में कोई फैसला करती भी है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरक्षण, ये वो शब्द है जिसने सरकार के सिरदर्द को इन दिनों सबसे ज्यादा बढ़ाया हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर तमाम जाट संगठन एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ को मनाने में सरकार कामयाब हो गई है, तो कुछ अभी भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के मूड में है। वो अलग बात है कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर दो फाड़ नजर आ रही है। हालांकि राजनीति के पंडित तो इसे सरकार की सोची समझी साजिश करार रहे हैं, जिससे कि सरकार समाज के हर वर्ग को
अपने साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सरकारी कमेटी बनाई है जो 30 तारीख तक का मतलब ये है कि 30 तक जो आंदोलन करने का है उसके बाद फसल कटाई आ जाएगी और उसके बाद आंदोलन नहीं कर पाएंगे। जाट ये पॉलिसी है मेरे ख्याल से सरकार की। इसके अलावा इसमें और कुछ मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि 30 तक का क्या रिपोर्ट है पता है, सब सामने है, सब कागज सामने है। उसको 2 दिन पढ़ के भी बताया जा सकता है, रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो ये है टरकाने वाली बात है और कुछ नहीं है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार 4 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कहकर सिर्फ जाटों को गुमराह कर रही है। सरकार ने सरकारी कमेटी बनाई है जो 30 तारीख तक का मतलब ये है कि 30 तक जो आंदोलन करने का है उसके बाद फसल कटाई आ जाएगी और उसके बाद आंदोलन नहीं कर पाएंगे। जाट ये पॉलिसी है मेरे ख्याल से सरकार की। इसके अलावा इसमें और कुछ मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि 30 तक का क्या रिपोर्ट है पता है, सब सामने है, सब कागज सामने है। उसको 2 दिन पढ़ के भी बताया जा सकता है, रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो ये है टरकाने वाली बात है और कुछ नहीं है। दरअसल केंद्रीय और राज्य स्तर पर जाट आरक्षण रद्द हो चुका है। ऐसे में देश और प्रदेश के सभी जाट संगठन एकजुट होने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, जाटों ने अपने कमांडोज भी तैयार कर लिए थे सरकार से निपटने के लिए। मकसद सिर्फ एक ही था कि जाट आरक्षण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाए। लिहाजा प्रदेश सरकार और कुछ जाट नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया और सरकार कुछ जाट नेताओं को मनाने में कामयाब भी हो गई। मीटिंग में मुख्यमंत्री से हमारी पूरी खुल कर बात हुई है और जो हमने तथ्य उनके सामने रखे, जो उन्होंने हमारे को बातें बताई, उसके आधार के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर, जो 31 तारीख तक पॉजिटिवली तौर के ऊपर वो जाटों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में जो भी बातें होंगी सारी कंसीडर कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार का जो माइंड है वो पॉजिटिव है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर जाटों के कई धड़े बन चुके हैं, ठीक वैसे ही सरकार में भी 2 धड़े सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जाटों के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी अपनी अलग ही ओबीसी ब्रिगेड बना चुके हैं। और तो और अपनी सरकार को चेतावनी तक दे चुके हैं कि अगर ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई तो बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ था। जब गुर्जर और यादव और सैनियों को रिजर्वेशन है तो जाटों को क्यों नहीं? जो कांग्रेस का हुआ कहीं हमारा भी ये हाल न हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार भले ही कुछ जाट नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन कुछ जाट संगठन आज भी सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हरियाणा रोडवेज की सुविधा को बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर माना जाता है और तो और रोडवेज सरकार की कमाई के लिए सबसे बेहतर जरिया है, लेकिन सरकार को तो इसमें कुछ भी बेहतर नजर ही नहीं आता और शायद इसी वजह से सरकार नई परिवहन नीति के जरिए काफी कुछ बदलाव करने जा रही है। तो दूसरी तरफ कर्मचारियों ने भी ठान लिया है कि वो सरकार की मनमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की यात्रा की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज केवल 13 लाख लोगों को हम सुविधा दे पा रहे हैं। जी हाँ, परिवहन मंत्री के मुताबिक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की खासी कमी है, जिसकी वजह से यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती। लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि निजी बस ऑपरेटरों की सुविधाएं ली जाएंगी। हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से कि बस मालिक की होगी, कंडक्टर मालिक का होगा, ड्राइवर मालिक का होगा और कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा, परमिट भी हरियाणा रोडवेज का होगा, उस बस पर पूरा कंट्रोल हरियाणा रोडवेज का होगा। उसको पर किलोमीटर के हिसाब से जो उसका टेंडर आएगा हम उसको देंगे। इतना ही नहीं, मंत्री जी का कहना है कि रोडवेज पहले से ही 450 करोड़ के घाटे में चल रही है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। प्राइवेट बसों को नई नीति के तहत परमिट दिया जाएगा। ड्राइवर निजी कंपनी का ही होगा, जबकि परिचालक हरियाणा रोडवेज का होगा। पहले परमिट धारकों को नई नीति में वरीयता दी जाएगी। राज्य परिवहन विभाग प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें किराए पर लेगा। शुरुआत में 500 बसें किराए पर लेने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ रोडवेज के तमाम कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए रणनीति बना चुके हैं। सरकार की नीति से कर्मचारी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऐसे में सरकार किस तरह से कर्मचारियों को राजी करती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश आंदोलन 1000 कैसे निपटेगी सरकार जारी। प्रदेश सरकार इन दिनों आंदोलनों की मार झेल रही है। प्रदेश सरकार के सामने उन्हीं आंदोलनों में से एक मुद्दा है नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने का। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने वायदा भी किया, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सरकार ना तो उन्हें नियुक्ति दे पाई और ना कोई माकूल जवाब। लिहाजा शिक्षकों को न सिर्फ सड़कों पर उतरना पड़ा, बल्कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई माकूल जवाब अभी भी नहीं मिला। अपना वादा पूरा करो, जेबीटी को ज्वाइनिंग दो, जेबीटी को ज्वाइनिंग दो। धरने पर बैठे ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे बच्चों को पढ़ाना था, जिन्हें हमारे नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देनी थी। इन्हें स्कूलों में होना था, ना कि यूं इस तरह सड़कों पर। लेकिन राजनीति की चक्की में ये ऐसे पिस रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं मालूम कि जिनके कंधों पर इनकी जिम्मेदारी है वो इनकी किस्मत का फैसला क्या करेंगे। ये शिक्षक धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन इन 9870 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। हम कम से कम 18 महीनों से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें लगा, जिससे हमें लगे कि हमारी ज्वाइनिंग नजदीक में है। नवंबर 2012 में जेबीटी की 9870 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुए। अगस्त 2014 में शिक्षक भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया। चुनाव आचार संहिता की वजह से नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। बीजेपी सरकार ने आते ही शिक्षक भर्ती बोर्ड को निरस्त किया और जेबीटी भर्ती की समीक्षा करने की बात कही। लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद नियुक्ति की मांग को लेकर जेबीटी शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन उग्र होते देख सरकार ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दे डाला। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन, तो वहीं हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर लगा रखी है रोक। सरकार ने कोर्ट में जल्द मामला निपटाने का आश्वासन दिया है। खास बात यह है कि जेबीटी की रेगुलर भर्ती को लेकर पात्रता परीक्षा पास युवाओं को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद हुड्डा सरकार ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। फिलहाल जेबीटी शिक्षकों का धरना जारी है। प्रदेश में करीब 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इतना ही नहीं, आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक 30 बच्चों पर एक टीचर शिक्षक के रूप में काम करेगा। फिलहाल जेबीटी की नियुक्ति होने पर करीब 3 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षक मिल पाएंगे। सरकार ने नवचयनित जेबीटी को कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने का आश्वासन दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। प्रदेश की सत्ता में ज्यादा वक्त तक शासन कर चुकी कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन का सुख भोग चुकी इनेलो की। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही दूर से बैठकर सरकार और कर्मचारियों की खींचतान को देख रहे हैं, और तो और दोनों ही खुद को कर्मचारियों का सबसे बड़ा हितैषी भी बता रहे हैं। वो अलग बात है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार इस पूरे फसाद के पीछे पिछली सरकारों को ही जिम्मेदार मान रही है, और काफी हद तक ये सही भी है। एक तरफ जहां प्रदेश के ज्यादातर महकमे सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगा रहा है। सूबे के पूर्व मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक सरकार से हर वर्ग विमुख है और ये सरकार दिशाहीन है। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, और मैंने कहा इतनी जल्दी सरकार प्रजातंत्र में हो जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। पहला मैंने ऐसा, मेरा भी राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा है, कई सरकारें देखी हैं, इतनी जल्दी रुष्ट होते हुए, लोगों को रुष्ट होते हुए और किसी सरकार। वहीं कांग्रेस नेता करण दलाल के मुताबिक सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, आज उन्हीं वादों को भूल गई है सरकार। जो किया था घोषणा पत्र के अंदर, जो कर्मचारियों को इन्होंने झूठे वादे किए थे, आज
1.25 साल से ज़्यादा होने के बाद उन कर्मचारी भाइयों में सरकार के प्रति बहुत बड़ा असंतोष बढ़ा हुआ है। कर्मचारी सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार कर्मचारियों से बात नहीं करती है। तो विवश होकर के तमाम कर्मचारी संगठन आए दिन विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार का कामकाज ठप हो रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कर्मचारी सड़कों पर ना उतरे हों। जब से भाजपा की सरकार बनी है, मैंने कोई दिन हरियाणा में ऐसा नहीं देखा जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ना कोई वर्ग के लोग एजिटेशन ना कर रहे हो सरकार के अगेंस्ट। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां कर्मचारी और सरकार आमने सामने हैं, तो कांग्रेस और इनेलो दूर से बैठकर तमाशा देख रही है और खुद को कर्मचारियों का सबसे बड़ा हमदर्द भी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई हो। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ने कर्मचारियों से तमाम तरह के लोग लुभावने वायदे किए, लेकिन आज वही वायदे बीजेपी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज हर महकमा सड़कों पर है, तो सरकार ने भी ठान लिया है कि वो कर्मचारियों से निपट कर रहेगी। प्रदेश में एक तरफ जहां कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी कर्मचारियों से निपटने के लिए कमर कस रखी है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल का कहना है कि सभी लोग अपने हैं और सबसे बातचीत चल रही है। देखिए, सब लोग अपने हमारे अपने हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, सबकी तकलीफें, सबकी ये विषय सारे हमारी जानकारी में हैं और सब लोगों से, समझ लोगों से बातचीत चल रही है। उसमें बातचीत करने के बाद मुझे लगता है इस प्रकार की बड़ी कठिनाई आएगी, समस्या आएगी, ऐसा नहीं है। हर कोई हमारी परिस्थितियों को भी जानता है, हम उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के हमारे अपने लोगों से किस प्रकार से डील करना हम जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को तो प्रदेश के कर्मचारियों पर भरोसा ही नहीं। उनका कहना है कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करें, सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा करेगी। यानी कि कर्मचारी उनके मुताबिक नाजायज मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। तमाम हरियाणा के कर्मचारी भाइयों से अपील करता हूं कि वह अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दें। हरियाणा की सरकार, प्रशासन मिल करके हरियाणा के 2.5 करोड़ जनता जो मालिक हैं, उनकी सेवा करने में अपना पूरा तन मन धन लगाएं। वहीं राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज और संसदीय सचिव बख्शीश सिंह का कहना है कि सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत चल रही है। किसी भी वर्ग को, किसी भी, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई किसी जाति वर्ग से हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार, अपनी मांग रखने का अधिकार है। हमेशा ही इन संगठनों को बुलाकर उनसे बातचीत भी कर रही है और पहले भी की थी, आगे भी अगर करने की कोशिश हो करेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं, वहाँ कोई झिझक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई कर्मचारी जाए, चाहे कोई जाट के अपने खाप जाए, तो सीएम साहब तो उनसे अलग अलग से बुला के उनसे बातें करते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, खबरें तो ये भी हैं कि कर्मचारियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पुलिस बल भी तैनात कर ली गई है। देखते हैं सरकार कितनी संजीदगी से कर्मचारियों और किसानों के मुद्दों को सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादातर महकमे सरकार से नाराज हैं। अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी मांगे जायज नहीं हो सकती। और तो और ये भी एक बड़ा सच है कि कर्मचारी क्योंकि बड़े वोट बैंक से ताल्लुकात रखते हैं, तो राजनीति का शिकार होते हैं। फिलहाल प्रदेश की स्थिति ये है कि सरकार को कर्मचारियों को वक्त रहते राजी करना होगा और तो और अपनी नीतियों पर भरोसा दिलाना होगा। तभी सरकार और कर्मचारियों के साथ से ही प्रदेश का विकास होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।